हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जो पेज नंबर 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और अब हम यहाँ से अपना चैप्टर 1 फिर से स्टार्ट करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि क्लास 8 साइंस का लेसन नंबर 1 है। इसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। कुछ स्टेप्स हमने जाने थे कि कैसे हम एग्रीकल्चर प्रोसेस को करते हैं। तो हमारा जो अगला स्टेप है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइजर आपको पता है, मैन्योर वो होता है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है, जैसे गोबर वगैरह, लकड़ी, घास फूस, जो भी खेत से कचरा कुचरा बचता है, जो हम गड्ढे में सड़ा देते हैं तो वो मैन्योर बन जाता है। और फर्टिलाइजर वो होता है जो हम बाजार से खाद वगैरह खरीद के लाते हैं बोरियों में, है ना। ये केमिकल होता है और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ये सब्सटेंस जो हम मतलब सॉइल में डालते हैं, इनको सबको हम कहाँ डालते हैं? सॉइल में डालते हैं, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके, जिससे हम सॉइल के उपजाऊपन को बढ़ाया जा सके, जिससे हमारी फसल अच्छी हो, ठीक है। तो आपको पता है जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। और कॉन्टीन्यूसली अगर हम क्रॉप ग्रो करते रहते हैं तो क्या होता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए फार्मर्स को क्या होता है, मैन्योर वगैरह सब, फर्टिलाइज़र वगैरह सब खेत में डालना पड़ता है। तो मतलब फार्मर जो होते हैं, ये जो प्रोसेस करते हैं जिससे मतलब वो खेत में खाद और फर्टिलाइज़र, ये सब मैन्योर और फर्टिलाइज़र डब जाते हैं, इसको बोलते हैं मैन्योरिंग। क्या बोलते हैं इसको? मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब खाद वगैरह खेत में डालना, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी जिससे इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम मैन्योरिंग करते हैं, मतलब खाद खूद डालना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए, जिससे हमारी फसल अच्छी हो, जिससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएं। मैन्योर आपको पता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है, प्लांट के वेस्ट वगैरह से, ठीक है। अच्छा, ये शायद मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में। और डिकम्पोजिशन जो होता है मतलब कूड़े कचरे का, वेस्ट का, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। और जो डिकम्पोज मैटर होता है वो ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह उसको हम यूज़ करते हैं। तो पेज नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया था। पेज नंबर 6 पे आते हैं। तो एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, इस एक्टिविटी को आप पढ़िए, समझिए और मुझे बताइए कि इस एक्टिविटी में ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप फिर रिप्लाई नहीं करते हैं कुछ भी, आप ग्रुप में रिप्लाई किया करिए। आप लोग कोई रिप्लाई नहीं करते हैं तो मज़ा नहीं आता पढ़ा। आप बताइए कि हाँ ये समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, आप पूछिए तो सही। ये एक्टिविटी आपका होमवर्क है, आप लोग एक भी नहीं बताते हैं क्या होमवर्क किया क्या नहीं किया, ना आप लोग दिखाते हैं स्नैपशॉट। आप लोग फ़ोटो खींच के दिखाइए अपने कॉपी का कि हाँ हमने ये होमवर्क किया, हमने 1 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा। अरे कम से कम एक क्वेश्चन तो लिखो, 1 लाइन तो लिखो, कुछ तो करो, कुछ तो दिखाओगे हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी 1.2 आपका होमवर्क, इसको पढ़ना है, समझना है, जो नहीं समझ में आएगा पूछना है फिर मुझे। ग्रोइंग सीड विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ये एक्टिविटी है जिसमें हम सीड को ग्रो कर रहे हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र। तो 2 अलग अलग यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं कि मैन्योर के साथ और फर्टिलाइज़र के साथ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप खुद करेंगे। और फिर अब पेज नंबर 6 पे जो राइट साइड में है वहाँ पे हम आते हैं। ये एक्टिविटी 1.2 आपका पूरा होमवर्क है। देखिए अब बोल रहा है कि मतलब इसमें पूछा गया। अब आप एक चीज़ और समझिए कि फर्टिलाइज़र क्या होता है। फर्टिलाइज़र स्टूडेंट्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो एक किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। क्या होता है ये? केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से भरा होता है, जिसमें मतलब पर्टिकुलर एक कोई न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, चाहे नाइट्रोजन होगा, चाहे पोटेशियम होगा, चाहे फॉस्फोरस होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कुछ भी हो सकता है। फर्टिलाइज़र कहाँ बनती हैं? फैक्ट्री में, कारखाने में। और मैन्योर कहाँ बनती है? अपने घर के पीछे गड्ढे में हम लोग बना सकते हैं। गोबर, घास फूस, जो भी कचरा कचरा सब वहाँ डाल दिया, फिर वो डिकम्पोज होकर मैन्योर बन जाता है। लेकिन फर्टिलाइज़र कहाँ बनती है? फैक्ट्री में पड़ती है। और फर्टिलाइज़र के कुछ नाम बताइए। देखिए यहाँ किताब में सब कुछ साफ साफ दिया है, जो भी बता रहा हूँ सब कुछ किताब में, बहुत ध्यान से सुनना और किताब में फोकस करना। किताब में सब कुछ देखिए, पेंसिल लेके बैठो पढ़ते वक्त और किताब में देखते रहो मैं कहाँ पहुँचा हूँ।
तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर आर, किताब में देखिए ध्यान से, सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर आर, फर्टिलाइजर के एग्जांपल कौन कौन से हैं? यूरिया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एएस, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एसपी, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और एनपीके। एनपीके क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मैंने पहले बताया था ना एनपीके, इसका फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम का सिंबल के होता है, याद रखना, के किसका सिंबल होता है? पोटेशियम। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि फैक्ट्री में बनते हैं, और इसके यूज़ से फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिला है। इससे उनकी जो फसल होती है उसकी यील्ड, मतलब पैदावार काफ़ी अच्छी होती है क्रॉप की। जैसे मान लीजिए वीट है, पैडी है, मेज़ है, कुछ भी हो, चाहे वीट हो, चाहे पैडी हो, चाहे मेज़ हो, इन सारी फसलों को बहुत अच्छे से वो पैदा कर पाते हैं, बहुत अच्छे से उगा पाते हैं इन फर्टिलाइजर्स की मदद से। लेकिन ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है? सॉइल लेस फर्टाइल हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, है ना, मोर यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सॉइल कैसी हो जाएगी? लेस फर्टाइल। याद रखना, अगर बहुत ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो सॉइल धीरे धीरे लेस फर्टाइल हो जाती है। और अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो इससे एक और चीज़ होती है, क्या होता है? फर्टिलाइज़र का ज़्यादातर यूज़ करने से क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो भाई ज़्यादा केमिकल सॉइल में डालेंगे तो वाटर पॉल्यूशन भी होता है। बारिश हो गई या खेत को जब भरेंगे पानी से तो इधर उधर पानी से बह के वो इधर उधर चला जाता है, फिर वो धीरे धीरे बारिश होने से जाके तालाब में, नदियों में मिल जाता है फर्टिलाइज़र, तो इससे हमारा वाटर पॉल्यूशन भी होता है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो वाटर पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करो और ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ ज़्यादा करो। या फिर अगर सॉइल की फर्टिलिटी बना के रखनी है तो बीच बीच में इसको खाली छोड़ दो कुछ दिन के लिए, जैसे 6 महीना 4 महीने के लिए उसको खेत को खाली छोड़ दो, अनकल्टिवेटेड छोड़ दो, ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स से धीरे धीरे फिर से रिप्लेनिश हो जाएं। रिप्लेनिश हो जाए मतलब फिर से उसमें पूरे भर जाएं। और अगर हम मैन्योर का यूज़ करते हैं तो मैन्योर जो क्या करता है, वो सॉइल की टेक्सचर को अच्छा बना देता है और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से उसमें भर जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं मैन्योर का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, तो इससे पॉल्यूशन कम होता है। और एक चीज़ और कर सकते हो सॉइल की फर्टिलिटी बनाने के लिए, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, इससे भी अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार गेहूँ लगाया, फिर एक बार चावल लगाया, फिर एक बार सरसों लगाया, एक बार मटर लगाया, मतलब अलग 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 मतलब वहाँ पे लगाना है। ये कि नहीं कि मतलब एक फील्ड में आप बार बार एक ही चीज़ लगा रहे हो। तो क्रॉप रोटेशन करने से क्या होगा कि एक बार एक फसल एक तरह का न्यूट्रिएंट खत्म करेगी, दूसरी बार जो दूसरी फसल लगाएंगे दूसरा न्यूट्रिएंट यूज़ करेगी, तब तक उसके बीच में जो पहली बार जो न्यूट्रिएंट यूज़ हुआ था वो उतनी देर में वापस आ जाता है, धीरे धीरे सॉइल अपने आप को सही कर लेती है। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि अलग अलग फसल का लगाने से, एक बार एक बार दूसरा, फिर एक बार तीसरा, फिर एक बार चौथा, अलग अलग करके क्रॉप को लगाना, इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होता है, सॉइल अपने आप को धीरे धीरे सही करती रहती है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली हमें ग्रो करना चाहिए। यहाँ पे जैसे बताया गया किताब में, पहले क्या होता था, जो नॉर्थ इंडिया में जो फार्मर्स थे पहले लेग्यूम को ग्रो करते थे एक सीज़न में, फिर वीट को ग्रो करते थे नेक्स्ट सीज़न में। इससे क्या होता है कि लेग्यूम जो होते हैं वो नाइट्रोजन भर देते थे सॉइल में। तो इससे ये होता है कि मतलब एक तरह के न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते। आप क्रॉप रोटेशन से ये समझ लो जैसे एक बार चना लगाया, फिर एक बार मटर लगाया, फिर एक बार गेहूँ लगाया, फिर एक बार दाल लगाया, ऐसे मतलब अदल बदल के अदली बदली करके अगर हम खेती करते हैं तो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो मेंटेन रहती है। ये नहीं होता है कि भाई सॉइल से एक तरह का न्यूट्रिएंट्स बस खत्म होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, ठीक है। और जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन जो है सॉइल में भर देता है।
मतलब उसको फिक्स कर देता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग, याद रखना, नाइट्रोजन फिक्सिंग। कौन करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम है वो कौन करता है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। ये करता है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले आता है और सॉइल में भर देता है, और फिर उसको आसानी से हमारे जो प्लांट्स होते हैं यूज़ कर लेते हैं। तो ये राइजोबियम कहाँ रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स, मतलब जड़ों में उसकी छोटी छोटी गांठ जैसी होती है, रूट नोड्यूल्स होती है, उसमें रहता है। तो ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में। कौन फिक्स करता है, याद रखना, नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। राइजोबियम किस में रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूम्स में, ठीक है, लेग्यूम्स में, जैसे दाल वगैरह, जितने भी दाल वगैरह के प्लांट होते हैं ना, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, और फिर सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा ये अपने आप ही भर देता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमें क्रॉप रोटेशन वगैरह, और फिर इस तरह से कुछ बैक्टीरिया और जो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेल्प करते हैं हमें नाइट्रोजन की फर्टिलिटी को बढ़ाने में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, यानी कि पेज नंबर 7 पर बहुत अच्छा से एक कॉलम दिया, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। तो फर्टिलाइज़र मैंने आपको पहले बताया था, ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, और मैन्योर क्या होता है, ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो हमें डिकम्पोजिशन से मिलता है, कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यूज, प्लांट का जो कूड़ा कचरा, ह्यूमन का जो वेस्ट होता है, गाय लोगों का जो गोबर वगैरह होता है, वो सारा हम इसको डिकम्पोज करके बनाते हैं मैन्योर। ठीक है, तो ये एक नेचुरल सब्सटेंस है। सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है, एक फर्टिलाइज़र कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। और मैन्योर कहाँ बनता है? हम अपने फील्ड में, घर के पीछे, खेतों में कहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट बता रहा है, एक फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। फर्टिलाइज़र जो होता है वो कोई भी ह्यूमस नहीं देता है सॉइल को। किताब में देखिए साफ साफ टेबल बना हुआ है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। इसको बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। तो फर्टिलाइज़र जो है ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, जो कि सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी फर्टिलिटी के लिए ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है ये। लेकिन मैन्योर क्या करता है? ह्यूमस प्रोवाइड करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी बन जाती है। फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा रिच होता है किसमें? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट, इन सभी में। तो फर्टिलाइज़र जो होता है वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम या फॉस्फोरस में रिच होता है। लेकिन मैन्योर जो होता है वो इन सभी चीज़ों में लेस रिच होता है। मैन्योर में ये सभी चीज़ें कम होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस हमने जान लिया। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ये कई बार एग्जाम में आया भी है, आता भी है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो ये शायद क्वेश्चन आंसर में भी होगा, तो इसको आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर यूज़ करने का क्या एडवांटेज होता है? तो जो मैन्योर यूज़ करने का क्या एडवांटेज, आपको पता ही है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इसको हम फर्टिलाइजर से अच्छा मानते हैं। तो मैन्योर यूज़ करने से क्या फ़ायदा, देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी? सॉइल की। ठीक है, ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पानी को रोक के रखने की क्षमता होती है, उसको बढ़ा देता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। ये सॉइल को कैसा बना देता है? पोरस। पोरस मतलब हवादार, बहुत खुला खुला, भुरभुरा, ताकि आसानी से उसमें चीज़ें पास हो सके, खुला खुला हो, ताकि हवा, पानी, धूप अच्छे से उसको, मिट्टी को मिल सके। ठीक है, तो सॉइल को पोरस बना देता है। तीसरा, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये जो माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, इनके नंबर को ये बढ़ा देता है ये। ठीक है, तो जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, या जैसे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे केचुआ हो गया, अर्थवर्म हो गया। अर्थवर्म को क्या बोलते हैं? फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, मतलब किसानों का दोस्त बोलते हैं। तो इनकी संख्या को ये बढ़ा देता है, माइक्रोब्स की संख्या को। माइक्रोब्स मतलब बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो एक्चुअली हमें ऐसे नहीं दिखते हैं खुली आंखों से, जो हमें सिर्फ
माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो इनके नंबर को ये बढ़ा देता है। और लास्ट पॉइंट बता रहा है इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को अच्छा कर देता है। ठीक है, सॉइल के टेक्सचर को अच्छा कर देता है, मतलब उसकी बनावट, उसकी जो लुक, उसका जो ऊपरी सतह होती है उसको अच्छा बना देता है, जिससे हवा, पानी, धूप पेड़ को अच्छे से ग्रो करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र और मैन्योर। इससे किससे क्या फ़ायदा होता है भाई, मैन्योर का यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, 4 पॉइंट्स आपको पता लग गए। तो ये पूछ याद रखिएगा, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, मुझे ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, आप यहाँ यूट्यूब में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियोस को आप देखिए, पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, रीडिंग करिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए। ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहिए, आप लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। यहाँ तो हो गया। इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट स्टेप हमारा इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इरिगेशन मतलब क्या होता है, खेतों में पानी देना, खेतों में सिंचाई करना। ठीक है, इरिगेशन मतलब होता है खेतों में सिंचाई करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खेतों में पानी नहीं डालेंगे तो क्या फसल होगी, नहीं होगी ना। तो हमें पता है कि प्लांट को प्रॉपर ग्रो करने के लिए, फसल को अच्छा करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चाहे उसका फ्लावर हो, फ्रूट हो, सीड हो, प्लांट हो, तो टोटल प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। पानी को कौन एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स में, पानी को कौन एब्जॉर्ब करता है, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना, खेत को सींचना, सिर्फ खेत में पानी डालना। तो पानी को कौन एब्जॉर्ब करता है, आपको पता ही है, रूट्स। पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और सभी जगह पहुंचा देती हैं। और पानी के साथ साथ वो मिनरल्स है, फर्टिलाइजर्स है, वो सारी चीज़ें भी एब्जॉर्ब करता है और सारे पार्ट्स में, प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचा देता है। और प्लांट में कितना पानी होता है, नियरली 90%, याद रखना। प्लांट में नियरली 90% क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, तो प्लांट में नियरली 90% क्या होता है, पानी होता है। चाहे बीज को जमाना हो, बीज को जमने के लिए, सब कुछ करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और पानी जो है पेड़ को फ्रॉस्ट से, हॉट एयर से, इन सभी चीज़ों से बचाता है, मॉइस्चर बना के रखता है सॉइल में, क्रॉप को हेल्दी रखता है। और खेत को, या मतलब हमारे जो फील्ड्स होते हैं उनको हमें रेगुलरली वाटर करते रहना चाहिए, उनको हमें टाइम टू टाइम पे पानी देते रहना चाहिए। ठीक है, सॉरी। इसके बाद आ रहा है कि व्हाट इज़ इरिगेशन, आपसे पूछेगा भाई इरिगेशन होता है क्या, तो उसे डिफाइन कैसे करेंगे आप, आंसर क्या लिखेंगे आप, तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है किताब में, मतलब पानी की सप्लाई करना टाइम टू टाइम, अलग अलग टाइम पे खेतों में पानी की सप्लाई करना, इसी को क्या बोलते हैं हम, इरिगेशन। ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर, इसी को क्या बोलते हैं, इरिगेशन। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, इरिगेशन। टाइम टू टाइम हमें पानी देते रहने चाहिए खेत को, जब भी लगेगी हाँ उसको ज़रूरत है। गर्मी में ज़्यादा पानी लगता है। ठीक है, अब बोल रहा है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब खेतों में पानी डालना है तो कहाँ से डालेंगे हम, आपको पता है, कुआं है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स है, कैनाल्स है। कैनाल मतलब क्या होता है, नहर। ठीक है, याद रखना, कैनाल्स मतलब नहर। ट्यूबवेल हो गया, वेल्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ये नदी, तालाब, डैम, नहर, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। मतलब यहाँ यहाँ से हमें पानी मिल सकता है खेतों में सिंचाई करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा इरिगेशन के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट पेज, यानी कि पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर क्या बता रहा है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि पुराने ज़माने में क्या क्या मेथड्स यूज़ करते थे। फिगर 1.4 ए में देखिए मोट का यूज़ कर रहा है, वो मोट का यूज़ कर रहा है पानी डालने के लिए। 1.4 बी में देखिए एक चेन पंप लगा हुआ है। 1.4 सी में देखिए धेकली लगा हुआ है। तो ये देखिए अलग अलग मेथड्स हैं जिससे ये लोग खेत को सींचने के लिए पानी निकाल रहे हैं। तो ये पानी को निकालने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके लगा रखे हैं।
चाहे वो कहाँ पे हो, तालाब से हो, चाहे कुएं से हो, चाहे नहर से हो। नहर को क्या बोलते हैं? कैनाल। याद रखना, कैनाल मतलब नहर होता है। इन सभी रीजन से निकालते हैं, चाहे जानवरों का चाहे ह्यूमन बीइंग का यूज़ करते हैं पानी निकालने के लिए, और फिर पानी को हम हर जगह भेजते हैं। ठीक है, मोट हो गया, चेन पंप हो गया, ढेकली हो गया, रहट हो गया, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं। मतलब पहले के ज़माने में जब मशीनरी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो इन्हीं सबका हम यूज़ करते थे सिंचाई के लिए। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, पंप आ गया, मोटर पंप आ गया जो डीजल से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जो पानी को खींचता है। ठीक है, सोलर एनर्जी से भी चलता है। तो आजकल क्या है, पंप्स आ गए हैं। ठीक है, तो पंप से भी हम यूज़ करते हैं। आजकल पंप आ गया है, मोटर पंप होता है ना, मोटर से पानी खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हो गए जो मतलब पहले यूज़ होता था। पहले के ज़माने में जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब ये सब हमारे मेथड्स यूज़ किए जाते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई तो मोटर पंप, ट्यूबवेल, है ना, ये सब आ गया। अब बोल रहा है कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन ऐसे आ गए हैं कि जिसमें पानी का वेस्टेज कम हो, इकोनॉमिकली, है ना। क्यों करते हैं इसका? ताकि जहाँ पानी की कमी है भाई, वहाँ तो हम बहुत ज़्यादा पानी ऐसे नहीं फेंक सकते जैसे ऊपर इन लोग देखो फेंक रहे हैं, निकाल के पूरा पानी ऐसे ही बह रहा है इतना सारा। देखो मोट में देखो, है ना, और सब में देखो, आप सब में पानी पूरा फुली तरह से, फुली मतलब फ्री है पूरा, जैसे यहाँ बहुत सारा पानी है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आ गए, इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि पानी का वेस्टेज कम हो। ठीक है, तो जो मॉडर्न मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, वेस्टेज कम होना चाहिए। वेस्टेज को हमें क्या करना है, कम करना है, डाउन। ठीक है, तो वेस्टेज कम होता है, इसलिए मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आ गए, जिसमें हमारा क्या इन्वॉल्व है, स्प्रिंकलर सिस्टम है। पहले याद रखिए आप, देखिए आप लोगों ने देखा होगा लेह लद्दाख में तो बहुत जगह मैंने भी देखा है, पहाड़ी एरिया में सब स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ होता है। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, पानी बहुत कम मात्रा में, जितना चाहिए उतना ही पहुंचाते हैं, और फसल के पास थोड़ा थोड़ा फेंकते हैं पानी। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि एक पाइप से पानी आता है। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे लंबे लंबे ये लगे होते हैं पानी के। तो फिर इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंकलर लगा होता है ऐसे, फिर ये पानी को चारों तरफ ऐसे छिड़कता रहता है, जहाँ जहाँ गिराना होता है गिराता है। देखिए पिक्चर में आप साफ साफ देख सकते हैं, 1.5 में स्प्रिंकलर होता है, ये पानी से पानी का छिड़काव जैसा करता है, फुहारे जैसा, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी गिराता है, तो उतना ही पानी यहाँ पे गिरता है जितनी उसको ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें वेस्ट नहीं होता है। ये होता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। तो जहाँ पानी की कमी होती है तो इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, तो यानी कि कम पानी में हमारा काम हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये बताया गया है, स्प्रिंकलर सिस्टम में ऊपर नोजल लगा होता है, रोटेटिंग नोजल, वो मतलब गोल गोल ऐसे घूमता रहता है और पानी को चारों तरफ छिड़कता रहता है ऐसे ऐसे, है ना। तो ये हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, पानी का वेस्टेज कम होता है। ये एक इकोनॉमिक मेथड ऑफ इरिगेशन है। पहला आपने देख लिया 1.5 में स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम क्या होता है ये जानते हैं आप। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, देखिए इसमें क्या दिया है कि ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि पेड़ के पास पास, जहाँ जहाँ पेड़ होता है वहाँ के आसपास ही पानी हम गिराते हैं। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद गिरता है, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी गिरता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है, बहुत कम पानी गिरता है। जो जड़ें होती है, जहाँ पेड़ होता है सिर्फ वहाँ पे गिरता है, इसको बोलते हैं इसलिए ड्रिप सिस्टम। ये बेस्ट टेक्निक होती है फ्रूट प्लांट्स को, गार्डन को, छोटे छोटे जहाँ ट्रीज हमने लगाया हो अपने गार्डन वगैरह, इन सब में लगाने के लिए, मतलब कम पानी वहाँ डालना होता है, तो वहाँ पे हम ड्रिप सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं। ड्रिप सिस्टम कैसा होता है आप देख रहे हैं। ठीक है, जिस पाइप से मैंने, जैसे मान लो पानी आ रहा है, इस मान लो पाइप से पानी आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसमें से ऐसे पाइप्स बना दिया, थोड़ा यहाँ पे कट 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 बना दिया। तो जहाँ जहाँ मतलब चाहिए हम वहाँ वहाँ पानी को थोड़ा थोड़ा ऐसे ज़मीन पे रखे रहते हैं। और फिर ये यहाँ पे मान लो पेड़ उग रहा है, यहाँ पे मान लो पेड़ उग रहा है, यहाँ पे मान लो पेड़ उग रहा है, यहाँ पे उग रहा है, यहाँ पे जहाँ जहाँ मतलब पेड़ उग रहा होता है वहाँ वहाँ पानी जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो इसमें क्या होता है, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता, वाटर वेस्ट नहीं होता, याद रखना, वाटर वेस्ट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता है। जहाँ पे पानी बहुत कम होता है
वहाँ पे ये सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया पेज नंबर 9 तक, ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब थोड़ा सा और बचा, ये हम कल लेक्चर में ख़त्म कर देंगे कल ये चैप्टर। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपका होमवर्क यही है। होमवर्क क्या है आपका होमवर्क है रीड करो चैप्टर को, ठीक है, राइट करो, लिखो क्वेश्चन आंसर्स को, और लर्न करो और पूछो, आस्क मी, क्योंकि आप लोग कुछ पूछते ही नहीं, मैं देखता हूँ। आप लोग पूछिए, जो नहीं समझ में आ रहा है पूछिए। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब थोड़ा बहुत जो बचा है वो हम कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो ये वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए, जो नहीं समझ में आता है पूछिए, एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, अच्छे से समझिए, लर्न कीजिए, रीड कीजिए, क्वेश्चन आंसर को करिए, पेन कॉपी में लिखिए, रफ कॉपी में लिखिए, कहीं भी लिखिए, उसको फोटो खींच के मुझे भेजिए ताकि मैं देख सकूँ आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। लॉकडाउन चल रहा है तो दूर से ही पढ़ाई हो रही है। ठीक है, और ये सबके लिए है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए, किसी दूसरे कहीं भी वो पढ़ते हो, कहीं भी रहते हो, आगे पीछे देखिए, हर जगह स्कूल्स बंद हैं आजकल। तो ये वीडियो सबको आप भेजिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो कि हाँ ठीक पढ़ाया गया, अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो इसको सबको आप भेजिए। ठीक है, जो भी नहीं समझ में आता है मुझे पूछिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।